स्वागत है आप सभी का रॉन कामोहाशी द फॉर्बिडन डिडक्शन के सीजन 2 में। अब तक इसके 4 एपिसोड आ चुके हैं, जिनमें शिबुया सीरियल मर्डर केस के बारे में तहकीकात चल रही है। अगर सीजन 1 देखना चाहते हो तो पहले सीजन की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जाओ देख लो। रॉन मॉरिटी फैमिली और शर्लॉक होम्स का वंशज है, जिस कारण मिलो उसे कम्प्लीटली अपना भय स्वीकार नहीं कर सकता जब तक वो डिटेक्टिव के काम को छोड़ ना दे। लेकिन विंटर उसकी काबिलियत जांचना चाहता था, जिस कारण मिलो ने उसे काम सौंपा था रॉन को अंधकार की वो गहरी दुनिया दिखाने का जिसमें वो जीते हैं। शिबुया के कैफे में बैठे विंटर अपने प्लान को रिकॉल करता है। 3 क्रिमिनल्स जिनकी पहचान छुपाने में हाउस ऑफ एम ने मदद की थी, लेकिन वो अपने बेवकूफों भरे काम के चलते पुलिस को उनकी पहचान का पता चल गया, जिस कारण तुम्हें इन्हें खत्म करना है। इंतजार करो बस रॉन, मैं अंधकार की दुनिया दिखाने आ रहा हूँ। एसीकी को पहली बार अमेमिया ने खुद से क्राइम सीन पे बुलाया था, लेकिन वो उसे कह दिया किसी तरह की गलतफहमी मत पालना। पुलिस समझदारी के साथ एसीकी कहता है, मैं समझता हूँ लोगों की कमी है, इसलिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है ना। क्राइम सीन पे मौजूद ऑफिसर उन्हें यहाँ के सबसे पहले गवाह सिक्योरिटी गार्ड से मिलाते हैं और फिर एक आदमी के बारे में जिक्र करते हैं जो कि इसी से मिलना चाहता है। हेलो, मैं कामोहाशी स्वीट से हूँ। होममेड स्नैक डिलीवरी सर। अमेमिया, जिसके लिए रॉन की पहचान कामो के नाम से है, वो उसे यहाँ पाकर काफी ज्यादा खुश थी और उसकी जॉब की तारीफ करती है। लेकिन इसी की सवाल करता है, ये हाथों में क्या पकड़ रखा है? अरे इतनी जल्दी भूल गए? आपके कहे अनुसार मुझे महीने में 4 बार होममेड स्नैक की डिलीवरी करनी है आपके ऑफिस में, याद आया? एसी के मन में एंट्री लेने के लिए अच्छा बहाना बनाया है, लेकिन अमेमिया नाराज हो जाती है क्योंकि उसे भी कामों के हाथ से बने स्नैक्स खाने थे। रॉन काफी अट्रैक्टिव तरीके से अमेमिया को स्नैक्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का ऑफर देता है, जिस कारण वो बहक जाती है और वो काफी खुशी भी महसूस कर रही थी, लेकिन वो भी काम के बीच थी। फिर भी रॉन उसे इंसिस्ट करता है एक आखिरी स्लॉट बचा है। अमेमिया इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन नागरिकों की सुरक्षा पहले आती है। रॉन उसे बेफिक्र रहने का कहता है क्योंकि क्राइम सीन तक जाने वाले वक्त का वो इस्तेमाल कर सकते थे। अमेमिया कॉन्ट्रैक्ट को फील कर रही थी। उस बीच इसी रॉन से सवाल करता है, बता भी दो यहाँ कैसे पहुँचे हो? स्पेस के द्वारा लगाया कि तुम्हारे फोन में ट्रैकर और बग्स के द्वारा ही मुझे परिस्थितियों का पता चला और मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन रॉन, ये दोनों ही गैर कानूनी काम होते हैं। क्राइम सीन का डरावना नजारा तीनों की रूह को कपाने के लिए काफी था, क्योंकि एक यूनिकॉर्न के सीन को इंसान के शरीर के आर पार कर किसी कलाकृति की तरह लोगों को दिखाने के लिए छोड़ा हुआ था, जो कि इंसान की क्रूरता शो कर रहा था। और साथ ही एक नोट छोड़ा गया था, उन दिनों इंसान मौत के लिए तरसेगा लेकिन नहीं मिल पाएगी। जितना ज्यादा मौत की ख्वाहिश रखेगा वो उससे दूर चली जाएगी। जिन्हें पोयम समझने की गलती तो बिल्कुल ही मत करना, क्योंकि ये बाइबल में लिखी गई चेतावनी है, जिसका मतलब होता है कभी भी खत्म न होने वाला दर्द और सफरिंग। अब जरा मौका वारदात की भी बात कर ली जाए। विक्टिम की मौत ज्यादा खून बहने के कारण हुई और अभी तक का अंदाजा कहता है कि जरूर उसे हाथ से लटका कर यूनिकॉर्न के सींग के ऊपर पटका गया होगा। लेकिन एक ही परेशानी आ रही है, आखिरकार कल्प्रिट यहाँ से भागा तो भागा कैसे? क्योंकि इस मॉल के 3 फ्लोर कमर्शियल यूज में आता और बची हुई ये छत जहाँ पे ये पुतला है। हालांकि कल रात की ड्यूटी पे मौजूदा सिक्योरिटी गार्ड की गवाही के अनुसार मॉल बंद होने के बाद के आधे घंटे के अंदर उसने सभी नेसेसरी चेकिंग्स कर मोशन सेंसर्स को चालू कर लिया और अपनी ड्यूटी खत्म करी। तकरीबन 12 बजे आज सुबह जब लास्ट मिली मोशन सेंसर चालू थे और कोई पर्सन डिटेक्ट नहीं हुआ है। अमेमिया पूरी सिचुएशन को दूसरे नजरिए से देखने का कहती है। जब गार्ड रूफटॉप पे चेकिंग कर रहा होगा तब क्रिमिनल मॉल के अंदर छुपा होगा। गार्ड के नीचे उतरने के बाद उसने छत पर जाकर अपनी हत्या को अंजाम दे दिया और सेंसर्स के चालू करने से पहले भाग गया। और लेकिन ऑफिसर इसमें खामी बताता है, क्योंकि फॉरेंसिक के हिसाब से मौत का समय रात के 2 बजे है, जो कि चिंता का विषय था। लेकिन रॉन पीछे लाश को प्रॉपर्ली रिस्पेक्ट देते हुए बातें करता है, तुम तो काफी फिट हो, पर तुम्हारे हाथ इतने जख्मी कैसे? क्या तुमने किसी चीज को पकड़ रखा था? रॉन के आसमान में देखने के साथ ही वो पूरे केस के पहलू को समझकर लाश से कहता है, मैं तुम्हारा बदला लूंगा, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ अगले स्नैक डिलीवरी के बारे में बातें करनी है। अरे ये कोई जरूरी चीज नहीं है, रुको, इसने केस सॉल्व कर लिया। ऐसे की केस को तो सुलझा दिया है, लेकिन कातिल का कोई पता नहीं चल पाया। कुछ देर बाद इसी अमेमिया को बताता है कि ये क्राइम आधी रात से पहले ही सेटअप कर दिया गया था एक ट्रिक की मदद से। विक्टिम को आज के जरिए रस्सी से बांधा नहीं गया था, बल्कि उसे हाथों में रस्सी पकड़ाई गई थी। ठीक यूनिकॉर्न के सिर के ऊपर वो ऐसे दुविधा में था, अगर रस्सी को छोड़ देगा तो अपनी जिंदगी गवा बैठेगा। इस कसम वो जितनी देर हो सके उतनी देर अपनी ताकत की बलबूते टिका रहा, लेकिन अपनी सीमा तक करी कोशिश के बावजूद भी वो अपने वजन को संभाल ना सका। और ये नोट दर्द और तकलीफ को बता रहा है, जो मौत से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है। पुलिस ऑफिसर ने विक्टिम की पहचान कर ली थी। 32 साल का कात्सुमी ओजी, जो कि एक हैकर टीम से बिलोंग करता था और क्रिप्टो करेंसी की चोरी के केस में मुख्य सस्पेक्ट था। इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इसकी पहचान गर्दन के नीचे बने एक निशान की मदद से करी जा सकती है। अगर हम गौर करें तो ये देखने में एक ब्रांड या लोगो की तरह लग रहा है।
जो कि रॉन के माइंड में एक अलग ही चीज को ट्रिगर कर देता है और वो लास्ट के ऊपर मौजूद निशान को देखने जाता है 0 और 10 बजे, जो कि स्वाभाविक रूप में समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन रॉन को शक हो चुका था इस सब के पीछे हाउस ऑफ एम का हाथ है। साथ ही ब्लेड में लिखे गए शब्द बाइबल के जॉन रेलिवेशन सेक्शन के 9/6 की ओर बिलोंग कर रहे हैं, जो कि मेरे गर्दन पे बने हुए मार्क से बिल्कुल एक्यूरेटली मैच करता है। यानी कि ये मेरे लिए सीधा सीधा चैलेंज है। इससे कि रॉन से कहता है सभी चीजों का एक दूसरे से मिलना शायद से कोई संजोग भी तो हो सकता है। रॉन का मान रहा है इससे क्योंकि बात शायद से सच भी हो सकती है, क्योंकि वो हाउस ऑफ एम को सही से जानता नहीं, लेकिन ये केस बिल्कुल ही उसे ब्लडी प्लेज इंसिडेंट की याद दिला रहा था और उसके भीतर वैसे गुस्से को अचानक से एक आग मिल चुकी है। यानी कि ये मेरे लिए चैलेंज ही है। ऑफिसर अमेमिया को एक अंदाजा बताते हैं ये पर्सन हैकर टीम का हिस्सा था, जिसका वो ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे को बुलाने के लिए कोड नेम्स का यूज करते हैं और ये इसी में से एक हो सकता है। नहीं, ये अगले मर्डर की नोटिस थे, ऑफिसर इसी ने मुझे अभी बताया है। उनका मानना है यहाँ हुई हत्या में काफी ज्यादा नफरत के साथ सजा की भावना छुपी हुई है। इस विक्टिम के केस में सबसे बड़ा गुनाह था क्रिप्टो करेंसी की चोरी करते हुए पकड़े जाना, जो कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हुआ तो फिर बड़े नुकसान की भरपाई का रास्ता था नाकामयाब लोगों को मारना, जो कि एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहेगी, उनकी पूरी हैकर टीम मारी जाने वाली है। अमेमिया सवाल करती है अगर तुम्हारा मानना सही है डिटेक्टिव की, तो फिर यहाँ 0 का क्या मतलब है और हत्या कब होने वाली है, सुबह या फिर शाम? अभी के लिए इस सवाल का कोई जवाब मौजूद नहीं था। ऊपर से 10 बजने में ज्यादा वक्त भी नहीं बचा था, जिस कारण अमेमिया अपने हर एक ऑफिसर को शिबुया की हर एक गली में जाकर 0 को इन्वेस्टिगेट करने को कहती है। बाइनोक्यूलर से विंटर इन सभी के ऊपर नजरें बनाए हुए था, लेकिन रॉन को केवल थोड़ी सी निराशा में इतना ज्यादा गुस्से में देखकर उसे अच्छा लग रहा था। अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। हर एक पुलिस ऑफिसर को हैकर टीम के फोटोज भेजे जाते हैं। इससे कि रॉन को बताता है जब कल के दिन पुलिस इन्हें अरेस्ट करने घर पे गई थी तो वो अपने घर से भाग चुके थे। रॉन बता रहा है स्वाभाविक रूप से हाउस ऑफ एम एक कदम आगे रहकर पुलिस से पहले इन क्रिमिनल्स को मारना चाहती है। साफ तौर पे कहा जा सकता है अगला मर्डर शिबुया में ही होने वाला है, लेकिन कहाँ पे? एक महान डिटेक्टिव को चुनौती दी गई है आधे घंटे में पता लगाने की, लेकिन ये कोड थोड़ा ना साधारण रखा जाएगा। इस 0 का मतलब लोकेशन है, पर कहाँ पे? डेली लाइम से चिकोरी यहाँ मॉल में हुए मर्डर केस के बारे में रिपोर्ट लिखने आई थी, पर वो इससे की कोई ग्रीट कर दी है, पर कामों से सवाल करती है वो यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि उसके लिए वो तो कैफे में काम करने वाला है। लेकिन इससे की माहौल को शांत कर देता है। हम दोनों इत्तेफाक से मिल गए। लगे हाथ इससे की 0 से रिगार्डिंग किसी लोकेशन के बारे में चिकोरी से सवाल करता है, जो कि शिबुया के टर्मिनल 1 के बारे में आंसर देती है। एसी की तुरंत वहाँ के लिए डर लगाता है, लेकिन रोहन से कहता है तुम ही मेरे बदले वहाँ जांच कर लेना, क्योंकि मुझे एक चीज परेशान कर रही है। आखिर 0 के कॉर्नर्स आपस में कनेक्टेड क्यों नहीं हो? उसके बिना तो हमारे सामने ये एक इल्यूजन ही है। दोनों अलग होने का फैसला करते हैं और इसी की 5 मिनट पहले टर्मिनल स्टेशन पहुंच जाता है और रॉन एक रेस्टोरेंट के पास से गुजरते हुए 0 की गुप्ती को सुलझाने की कोशिश कर रहा था और एक कस्टमर की आवाज आती है, सैफ आप सही में कमाल के हो, आपको पता है मीट को किन जगहों से क्लियर रखा जाता है, जो कि रॉन के दिमाग में कई सारी चीजों को ट्रिगर कर देता है। एक्चुअली 0 के कॉर्नर्स क्लियर थे, ना कि मिसिंग। पहेली को सुलझाने के बाद रॉन तुरंत एसीकी को कॉल कर बताता है एक्चुअली 0 के कॉर्नर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, शिबुया मतलब एक चौराहा से वो यहाँ की सबसे इंटरेस्टिंग प्लेस स्क्रैम्बल क्रॉसिंग। मैं वहाँ जा रहा हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। दोनों समय से 1 मिनट पहले वहाँ पे पहुंच चुके थे और 10 बजते ही ना दिखाई देने वाली धुंध फैल चुकी थी। ढूंढ की हटते ही नागरिकों के सामने एक डरावना नजारा था, क्योंकि एक व्यक्ति जमीन पर मरी हालत में पड़ा हुआ था और उसके सीने में बिल्कुल सटीक एरो से हमला किया गया था। अपने साथी की मौत देखने के बाद हैकर टीम का तीसरा बंदा वहां से भाग जाता है, जिसका पीछा इसकी करता है और रॉन सोचता है आखिर ये हमला आया कहां से। पहेली सुलझाने के बावजूद एक व्यक्ति की मौत मेरी आंखों के सामने हो गई, मानो जैसे मेरे मुंह पे तमाचा मारा क्या हो। लेकिन एरो के ऊपर दूसरी पहेली लिखी गई थी, जिसका मतलब 1 घंटे में अगला मर्डर होने वाला है। हैकर टीम के तीसरे बंदे का पीछा कर रहा था, जो कि उसे चकमा देने में कामयाब हो चुका था, लेकिन इसकी पे लगा ट्रैकिंग डिवाइस की बदौलत पे इसको हर चीज की जानकारी थी और उसने हैकर को पार्किंग लॉट में पकड़ रखा था, जो अपनी जान बचाने को भीख मांग रहा था, जिसके बदले वो कोल्ड वॉलेट को देने को रेडी था, क्योंकि उनके हैकर टीम को अंदाजा लग चुका था ये चोरी बर्बाद जाने वाली है। लेकिन सभी क्रिप्टो करेंसी कोल्ड वॉलेट में स्टोर करके रख ली गई थी। हमने सब कुछ उस आदमी के कहे अनुसार किया, क्योंकि वो हमें भागने में मदद करने वाला था, लेकिन एक एक करके मेरे सभी टीममेट्स मारे गए और मैं अभी खतरे में हूँ। रॉन उस व्यक्ति के बारे में सवाल करता है, जिसके बारे में वो हैकर को ज्यादा बता नहीं सकता था, क्योंकि ज्यादातर बातचीत फोन के ऊपर हुआ करती थी, लेकिन उसका नाम मैरीडो था, जिसके बारे में स्पेस और इसी ने कभी सुना नहीं था। लेकिन रॉन समझाता है ये एक एनाग्राम है मॉरिटी फैमिली यानी हाउस ऑफ एम का। रॉन का दूसरा सवाल था, तुम उस मैरीडो के बारे में कितना जानते हो? मेरी ख्वाहिश एक हैकर टीम में जुड़ना था, लेकिन एक अनजान मैसेज
ने मेरी पूरी जिंदगी बदल के रख दी। उस आदमी के पास एक सक्सेसफुल प्लान था जिसके एग्जीक्यूटिव हम होने वाले थे, लेकिन मेरे एक साथी ने गलती से एक्सेस 1 पे सुराग छोड़ बैठा, जिस कारण पुलिस हमें ट्रेस कर बैठी। लेकिन हमने उस आदमी के कहे अनुसार हर एक चीज की, लेकिन मेरे दोनों साथी मारे जा चुके और मेरी जान अभी खतरे में है। तभी अचानक से उसके फोन पर मैरीटो का कॉल आने के कारण वो हड़बड़ा जाता है, लेकिन रॉन उससे शांति से कॉल को स्पीकर पे अटेंड करने का कहता है। ध्यान से सुना, कर जिंदगी प्यारी है तो चुपचाप 11 बजे डेल्टा होटल में मिलकर वो कोल्ड स्टोरेज मुझे दे दो, नहीं तो फिर आप अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। ऊपर से अगर पुलिस को इन्वॉल्व करने की कोशिश की तो फिर तुम्हारी डील खत्म। जो कि सीधा सीधा एरो के ऊपर बने निशान डेल्टा से मैच कर रहा था, जिस कारण रॉन को अंदाजा लग चुका था अगली मर्डर की लोकेशन यही होने वाली है। इससे की हैकर को पुलिस प्रोटेक्शन में लेने की बात करता है, लेकिन वो इतना ज्यादा सहम चुका था जिस कारण वो मना कर देता है, क्योंकि कुछ पल के लिए भले ही वो भी जान बचा ले, लेकिन पूरी जिंदगी उसका पीछा करा जाएगा और किसी न किसी दिन उसे मार दिया जाएगा। इससे बेहतर मैं कोल्ड वॉलेट देकर बच सकता हूँ। रॉन का भी मानना था हाउस ऑफ एम के खिलाफ यही एक इकलौता रास्ता है, क्योंकि हम इसके जिंदगी की गारंटी तब तक नहीं दे सकते जब तक क्रिमिनल ना पकड़ा जाए। लेकिन अभी के लिए एक हुक्म का इक्का हमारे हाथों भी है। अगर टारगेट को सही से प्लान किया जाए तो हम हत्याओं को रोक सकते हैं और अपनी मंजिल के एक और कदम आगे बढ़ पाएंगे। टोटो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। ऐसे के लिए मुश्किल फैसला था, लेकिन वो दोस्त का साथ देकर अमीमिया को कॉल कर बताता है मैंने हैकर को पकड़ लिया और उसे चारे की तरह इस्तेमाल कर 11 बजे डेल्टा होटल में किलर को पकड़ने वाला हूँ। यही एक इकलौता रास्ता है हत्याएं रोकने का। लेकिन अमीमिया उसे समझा रही है खुद के बलबूते इतना बड़ा काम करना आसान काम नहीं होता है। अगर चाहे भले ही तुम्हारे साथ कोई सीनियर ऑफिसर भी क्यों ना हो, तुम्हें एक टीम की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इसी की फोन काट देता है जो कि अमीमिया को चिंतित कर रहा था और वो तीनों डेल्टा होटल के लिए निकल पड़े थे, जहाँ स्पेस बाहर रहकर लोगों पे नजर रखने वाला था और ऐसे की कोई लेडी हल्के से धक्का मारकर कहती है तुम लेट हो, जिस कारण इसकी अचंभित रह चुका था, क्योंकि वो अमीमिया थी जो कि उसे कुछ जरूरी बातें करने के लिए साइड में लेकर जाती है। चौराहे पे जिस एरो से हमला किया गया था उसकी टेप एक अलग से ही धातु से बनी है, जिसके बारे में फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन एरो के ऊपर मौजूदा निशानों की मदद से हम सभी को डेल्टा होटल का पता चला है, जहाँ हर एक पुलिस ऑफिसर काफी ज्यादा चौकन्ना है। लेकिन इसकी अगर हैकर और किलर के बीच डील होने वाली है तो हम दोनों को ही पकड़ सकते हैं, तब तक तुम्हें 11 बजे तक उसे छुपाए रखना होगा। अमीमिया छुपते छुपाते सिकी की मदद कर रही थी, जो कि उसे काफी ज्यादा सरप्राइज कर देता है। लेकिन अमीमिया बता दी है इसके पीछे की वजह है नागरिकों की सुरक्षा। वो किसी भी संख्या को खुलेआम लोगों को मारने नहीं दे सकती। विंटर कॉल करके मिलो को बताता है मैंने 2 हैकर्स को मार दिया और तीसरे को भी जल्द मारने वाला हूँ। लेकिन रॉन का महासी को किसी तरह की भी भनक नहीं लगी है। कॉल के कट होते ही मिलो कहता है तुम उसे कम हारने की गलती मत करना विंटर। अमीमिया ने खुफिया तरीके से कई सारे पुलिस ऑफिसर को डेल्टा होटल की सुरक्षा में तैनात कर रखा था, जो कि एक काबिल तारीफ चीज थी। साथ ही टोटो हैकर को बाकी पुलिस ऑफिसर से छुपाए रख रहा था। आखिरी के 3 मिनट बचे थे, लेकिन रॉन को कुछ चीज अजीब लग रही थी। चाहे कितनी ही टाइट सिक्योरिटी क्यों ना कर ली जाए, लेकिन हाउस ऑफ एम का असल इरादा क्या है वो मेरे समझ में ही नहीं आ रहा। हैकर को मैरीटो का कॉल आता है, जो कि पुलिस के इन्वॉल्वमेंट के कारण दिल के कैंसर होने वाली बात बताता है, जिस कारण वो काफी ज्यादा पागल की तरह हरकत कर बाहर निकल पड़ता है, इस संभावना के साथ कि शायद से अभी वो होटल के अंदर ही होगा, जिससे जल्द से जल्द कोर्स देकर मैं अपनी जान बचा सकता हूँ। एक आदमी को बाहर की ओर जा रहा देख वो हैकर पागलों की तरह हॉलवे में भागता है, जिस कारण डॉन का ध्यान चैंडलर पे जाता है जो कि गिरने वाला था, जिस कारण डॉन इसी को इस बारे में बताता है जो कि हैकर को बचाने में सक्षम हो चुका था। और अमीमिया गांवों की तारीफ करती है, लेकिन वो सच बताता है इसी ने मुझे कहा था इस चैंडलर की लाइट कुछ ज्यादा ही अजीब से दिख रही है, जिस कारण तुम्हें उस पर नजर रखनी होगी। अचानक से सेलिब्रेशन वाला म्यूजिक बनने के कारण डॉन को काफी बड़ा झटका लगता है, क्योंकि सब कुछ अब तक उनके हिसाब से चल रहा था और वो सभी बस एक कठपुतलियों की तरह काम कर रहे थे। इससे कि अमीमिया को बताता है यहाँ जो कुछ हुआ वो किलर की प्लानिंग थी, क्योंकि यहाँ जो भी धुन बचाई गई थी हेडन की धुन 96 थी, जिसे चमत्कारी धुन भी कहा जाता है। पर उसकी परफॉर्मेंस के दौरान एक चैंडलर लोगों के ऊपर गिर पड़ा था, पर किसी को चोट नहीं पहुंची थी, जिसका मतलब किलर जानता था हम हैकर को सेव कर लेंगे। अमीमिया को एक चीज अभी भी समझ नहीं आ रही थी, आखिरकार किलर ने हैकर को बचाया क्यों, जिसके रिगार्डिंग सिकी के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। लेकिन अमीमिया एक जरूर इन्फॉर्मेशन के बारे में बता दी है। एरो की टिप एक दुर्लभ धातु इरिडियम से बनी हुई है, जो कि घातक हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती, जिससे बर्बादी ही कह सकते हैं। लेकिन कोहरे के बीच इतना सटीक निशाना कैसे मारा गया, इसके बारे में हमारे पास कोई जवाब नहीं।
खैर अभी के लिए हमें मियाँ हैकर को लेकर पुलिस स्टेशन जाती है और स्पेस चौराहे की जांच करने का फैसला करता है, लेकिन रॉन इसी को एक जरूरी जानकारी के बारे में बताता है। होटल के म्यूजिक प्लेयर के पीछे एक कार छुपाया गया था जो कि अगली मर्डर नोटिस की जानकारी थी, जिसके बारे में जानते ही इसे कहता है तुम्हें ऐसी चीजें छुपानी नहीं चाहिए, ये कोई अहम सुराग भी तो हो सकता था। लेकिन रोहन अपनी बातें कंटिन्यू करता है। इरिडियम ग्रुप 9 पीरियड 6 का एलिमेंट है, उसके अलावा बाइबल के जॉन रेलिवेशन सेक्शन 9/6 और हेडन की परफॉर्मेंस 96 की मिराकल धुन, ये सभी मेरी ओर ही निर्देश कर रहे हैं, यानी मैं उनका एक इकलौता टारगेट हूँ। बिना वक्त को बर्बाद किए वो दोनों शिबुया की इकलौती हैरीपैड वाली बिल्डिंग आ पहुंचते हैं, जाके रूफटॉप आज बंद रहने वाली थी, जिस कारण हाउस ऑफ एम ने वहां से अपना पूरा प्लान ऑपरेट करने के बारे में विचार किया। रॉन के हिसाब से बिना लोगों की नजरों में आया उनका यही खेलने का तरीका है, लेकिन हम आज उन्हें हराने वाले हैं। रूफटॉप के ऊपर 2 पुलिस ऑफिसर बेहोश हालत में पड़े हुए थे और अचानक से पीछे वो हैकर आ जाता है जो अपने साथ बीती घटना के बारे में बताता है। जिस पुलिस कार में मुझे ले जाया जा रहा था उसके ऊपर मोटरसाइकिल पर सवार किसी व्यक्ति ने हमला किया, जिसने अपना चेहरा छुपाने के लिए हेलमेट पहन रखा था और मुझे उठाकर इस बिल्डिंग पे छोड़ गया था और तुम लोगों को फोन देने को कहा, जिस पे मैरिडो का कॉल आता है जो रॉन से कहता है अब बातचीत करने के लिए कोई वक्त नहीं बचा। तुम डिटेक्टिव होने के नाते सबसे बड़ी निराशा का अब सामना करने वाले हो। चेतावनी के अनुसार 12 बजे हत्या तो होकर रही है। रॉन के लिए कुछ कह पाना बिल्कुल ही मुश्किल था, लेकिन वो एक पागल डिटेक्टिव तो जरूर से कहलवाएगा, क्योंकि उसने इतने मुश्किल परिस्थिति में होने के बावजूद भी इंटरसेक्शन की पहेली को सॉल्व करके दिखा दिया, जो कि एक बेमिसाल चीज है। लेकिन कुछ भी कहने से पहले मैं ब्लैक शुगर सिरप पीना चाहूंगा अपने दिमाग को शांत करने के लिए। जरा सोच के देखो, ढूंढ के होते हुए भी सटीक निशाना मानना किसी हिलती हुई चीज पे बिल्कुल ही नामुमकिन लगता है, लेकिन कोहरे का इस्तेमाल असासिनेशन जैसे नजदीकी हत्याएं करने के लिए होता है, जिसका मतलब अगर सटीक निशाना मारना है तो किलर को विक्टिम के बिल्कुल नजदीक रहना पड़ेगा, जिसका मतलब किलर कोहरे में आम जनता के बीच छिपकर हाथों में एरो लिए विक्टिम के शरीर पे वार किया। लेकिन तो लॉन्चिंग की वूस वाली आवाज आई थी, उसके लिए चाबुक का इस्तेमाल किया गया। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम दोनों जरा अपने दिमाग पे जोर दो और इंटरसेक्शन पे तुमने किसी भी अजीब शख्स को देखा हो तो मुझे बताओ। दोनों ने किसी अजीब शख्स को नहीं देखा था, जिसका रॉन निराशा में अपने हाथों में मौजूद सारा दर्शन दोनों के ऊपर जा गिरता है। गंदगी को साफ करने के लिए रॉन रुमाल प्रोवाइड करता है, लेकिन वो अपने रुमाल को बीच में छोड़कर हैकर के चेहरे को पकड़ कर कहता है तुम अभी सैफ को हटा सकते हो, उसके पास से मुक्का को भी। रॉन की आंखों के सामने विंटर का चेहरा आ चुका था, जो कि दूर हटकर छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन रॉन उससे कहता है कोई फायदा नहीं, जिस शख्स ने मेरे 5 साल बिगाड़े हैं मैं उसका चेहरा इतनी आसानी से भूलने नहीं वाला। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी दूसरी पहेली, जो कि एक इम्पॉसिबल चीज है। दुनिया में कई सारी चीजें ट्रायंगल है। सिर्फ कॉल पर डेल्टा हो रहा सुनकर हम लोगों ने विश्वास कर लिया कि वही अगली मर्डर लोकेशन होने वाली है, लेकिन इतनी परफेक्ट सिक्योरिटी होने के बावजूद भी परफेक्ट टाइम पे चैंडलियर का गिरना कोई संजोग नहीं हो सकता, जिस कारण 2 पॉसिबिलिटी मेरे माइंड में है, या तो हैकर का एक और साथी है, नहीं तो फिर हैकर ही किलर है। स्मोक स्क्रीन की पहेली ने मुझे एक पहलू को हटाने में मदद की, जिस कारण मैं तुम्हारा पता लगा पाया। क्या वहां से रॉन तुम कुछ ज्यादा ही उत्साहित नहीं हो रहे? एक छोटी सी पहेली सुलझा कर क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे तारीफों की पुल बांधूं? भूलो मत, मैं कोई इतनी आसान चीज नहीं हूँ जो तुम्हें सब कुछ इतनी आसानी से बता देगा। चेतावनी दी गई थी ना 12 बजे हैकर मारा जाएगा। लो चखो निराशा का स्वाद। काम वहां से रॉन तुम किसी को नहीं बचा सकते, तुम डिटेक्टिव के नाम पे एक डब्बा हो। विंटर का पर्दाफाश होने के बावजूद भी वो रॉन को अंधेरी दुनिया दिखा पाने में सक्षम हो चुका था। ठीक 12 बजे बम धमाके के साथ आखिरी हैकर मारा गया था, जिससे ना बचा पाने का रॉन को अफसोस हो रहा था। लेकिन विंटर हैकर की मानसिकता के बारे में बताता है, गले में बम बांधने के बावजूद भी खुद के बचाव के बजाय भीख मांगे जा रहा था। इससे की को में मियाँ की चिंता हो रही थी, लेकिन वो चाहकर भी उसे कॉल नहीं लगा सकता था, क्योंकि विंटर ने पूरी दुनिया से उनके कम्युनिकेशन को काटने के लिए बिल्डिंग के एंट्री गेट के अंदर ही सुपर कंडक्टर्स के इस्तेमाल से हाई मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट किया, जो कि उन दोनों के फोन को डेड करने के लिए काफी था। साथ ही वो मियाँ की बहादुरी के बारे में बताता है, जो कि अंतिम सेंटर खुद की जान बचाने को मेहनत कर रही थी। वहाँ की कमाल की औरत थी, उसका मरना तो बर्बादी ही गिनूंगा। अब एक और शब्द सुनना इसी के लिए बर्दाश्त के बाहर जा चुका था और वो हमला करना चाहता तो था, लेकिन विंटर उससे कई गुना ताकतवर था। एक ही लाद में डोर फेंकने के बाद विंटर रॉन से सवाल करता है, तो फिर बताओ ये निराशा कैसे लगी एक दोस्त को ना बचा पाना? रॉन चाहकर भी हाउस ऑफ एम को नहीं समझ पा रहा था आखिर ये किस तरह के लोग हैं। सुलझाई ना जा सके ऐसी पहेलियां देते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता, लेकिन
खूनी दरिंदों की तरह लोगों को मारते रहते हैं बिना किसी अक्ल के। मैं जानना चाहता हूँ आखिर तुम्हारा अस्तित्व है क्या हाउस ऑफ एम। देखो मुझे ये बात सरलोक के वंशज से नहीं सुननी। ओ खानदान पे जा रहे हो, यानी तुम्हारे बुज़दिलों वाले डाउपेर मोरियार्टी फैमिली के ब्लड लाइन में ही है। विंटर को बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन वो चाहकर भी रॉन को नहीं मार सकता था, नहीं तो खेल अभी का खत्म हो जाता। हम मोरियार्टी के वंशज हैं जिनकी दिमागी सोच हमेशा आगे रहती है। हम तुम्हें एक ऐसी निराशा का स्वाद चखाएंगे जो तुम्हें दिमागी तौर पर पागल कर देगा, जिसे जिंदगी भर बुला पाना मुश्किल होगा। इसी खड़े होते हुए विंटर से कहता है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाला। रॉन इसी को रुकने के लिए कहता है क्योंकि अभी भी हमें मिया और हैकर को बचाया जा सकता है। अगर वाकई इनका मकसद मुझे अटूट निराशा देना है तो फिर अभी भी कुछ चीजें बाकी है। जो बम धमाका हुआ वो बस एक छलावा था, क्योंकि अब तक विंटर ने एक बार भी अपने मुंह से नहीं कहा वो लोग मारे गए हैं सिवाय बॉम्ब बांधने के। अगर ये पहेलियां सच्ची है तो फिर कोई ना कोई सुराग तो अभी भी छूट रहा है, लेकिन क्या? एसिकी का कहना था क्या ही सुराग मिल जाएंगे, दोपहर हो चुकी है। एसिकी के कहे गए शब्द रॉन के मन में कई सारी चीजें ट्रिगर करती है और वो सॉल्यूशन ढूंढ लेता है। एक्चुअली अभी तक तो 12 बजे ही नहीं है, ये बस केवल एक छलावा है। जिन फोन्स का इस्तेमाल हम टाइम देखने के लिए कर रहे हैं वो एक्चुअली बिल्डिंग की एंट्री टिकट्स है। अगर वास्तव में ये जगह आज के दिन बंद रहने वाली थी तो ये टिकट समय भला क्यों दी गई? रॉन का मानना था चाहे हम कितनी ही देर इस फोन के अंदर टाइम को क्यों ना देख ले, ये ऑलवेज हमें आगे का वक्त ही बताएगी। साथ ही वो बिल्डिंग जिसके अंदर टाइम देखा जा सकता था वो भी इनका एक सेटअप है बस। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन था, टाइम क्या हो रहा है? 11:55:42 सेकेंड्स। कहा था ना हम होशियारी से तुमसे कई गुना आगे रहेंगे। अगर तुम इस पहेली को सुलझा लेते हो तो फिर कुछ सवालों के जवाब भी दे दूंगा तुम्हारे, लेकिन अगर ये नहीं कर पाते तो अपने आंखों के सामने चींटे उड़ते देखना लोगों के। 4 मिनट बाकी थे, लेकिन रॉन के पास केवल एक ही सुराग था, 96। हर एक चीज का इस्तेमाल अगर मुझे इसमें शामिल करने के लिए किया गया है तो फिर अगली लोकेशन 100% 96 से ही होगी। ऐसे कि तुम्हारे आसपास कोई भी चीज तुम्हें दिख रही हो, मुझे उसके बारे में तुरंत बताओ। संजोग से एसिकी की आंखें रॉन के निशान की ओर देख लेती है, जो कि एक्चुअली सॉल्यूशन है। मैं ही तो एक इकलौती कड़ी हुई सब चीजों की। मैं जिस जगह खड़ा हूँ वो बिल्डिंग की लोकेशन है। शाबाश एसिकी मेरे पार्टनर। विंटर उन्हें एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, फर्स्ट फ्लोर का स्टोरेज रूम। लेकिन तुम्हारे पास 2 ही मिनट बचे हैं, स्विच को ऑफ कर देना, बॉम्ब भी बंद हो जाएगा। एसिकी बचाने के लिए भागता है, लेकिन विंटर अपनी बातें कंटिन्यू करता है। काम हासिल रॉन, तुम जानना नहीं चाहोगे मैंने आखिरकार दया क्यों दिखाई तुम्हारे ऊपर? ग्राउंड फ्लोर से 51 फ्लोर्स कवर कर लिफ्ट को यहाँ आने में 1 मिनट का वक्त लगता है, लेकिन काम हासिल रॉन, दोनों ही लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर है, यानी एक इम्पॉसिबल मिशन है अब तुम्हारे लिए। अगर थोड़ी समझदारी से पहले इसे सॉल्व करके दिखा देते तो फिर शायद तुम जाने बचा सकते थे। बताओ कैसा लग रहा है एक नाकामयाब डिटेक्टिव होने की निराशा? मुस्कुराहट के साथ रॉन कहता है, इतनी भी बुरी नहीं। क्या हुआ, पागल हो चुके हो क्या? अगर मैं नीचे जाकर नहीं बचा सकता तो किसी और को बचाना होगा। एसिकी रॉन से कहता है, कुछ भी मत कहो, हमारे पास कम्युनिकेशन तक नहीं है। विंटर कहता है, इस मौके पे तुम्हारा पागलपन करना भी सही बात है, लेकिन अब लगभग समय हो चुका है। 12 बजते ही सन्नाटा छा चुका था और विंटर अपनी आंखों के सामने यकीन नहीं कर पा रहा था आखिर ये काम क्यों नहीं कर रहा। तुम्हें क्या लगता है कम्युनिकेशन करने के लिए फोन की ही जरूरत है? मैंने सही कहा ना स्पेक्स? चिंता मत करो रॉन, मैंने सब कुछ संभाल लिया है, पर तुम मुझे क्या ही सुन पाओगे। तब जाकर इसे की कोई एहसास होता है, हमारे ऊपर बग्स भी तो लगाए गए थे। विंटर को ये सब कुछ नामुमकिन लग रहा था, लेकिन रॉन उससे सवाल करता है, तो फिर बताओ दिमाग के इस खेल में हार कर कैसा लग रहा है? मोरियार्टी फैमिली के एजेंट, या फिर मैं कहूँ मोरियार्टी फैमिली के मेंबर? विंटर कुछ भी चीज आसानी से नहीं कहने वाला था, लेकिन रॉन को उसके घबराने के कारण पहले ये कंफर्मेशन मिल चुकी थी। तुम एक फैमिली मेंबर हो, नहीं तो मेरे एजेंट कहने पे तुम जरूर से उनके एक सदस्य होने वाली बात करते या फिर किसी और प्रकार का बहाना रेडी रखते, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। इसमें जवाब था सबसे बड़ा। चूहे बिल्ली के खेल को खत्म कर मुझे ये सच बताओ, तुम लोग मेरे पीछे आखिर क्यों पड़े हुए हो, और इस कार का मतलब क्या है, 96 का मतलब क्या है? विंटर नफरत के साथ जवाब देता है, तुम इस गाँव के लायक ही नहीं हो, 6ठी पीढ़ी के होम्स। अच्छा, तो 6 का मतलब मेरा खानदान है, तो फिर और कुछ है बताने को तुम्हारे पास? मेरे पास और कुछ नहीं है बताने को, तुम बस करो अपनी नौटंकी। मुझे याद है तुमने कहा था मार नहीं सकता तुम्हें, इसका मतलब तुम्हारे मालिक ने मुझे मारने से मना किया था, तुम्हें उसके ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ रहे हैं, जिस कारण तुम काफी ज्यादा चिढ़े हुए हो ना। यूनिकॉर्न के सींग के ऊपर एक हैकर को मारना और चौराहे के बीच एक हैकर के ऊपर तीर से हमला करना, ये मेरे ही कारनामे हैं। और एक सन तभी सामने आ सकता है जब अपराधी पकड़ा जाए। बिल्डिंग से कूद जाओ। जो आदमी लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करता है उसे जीने का हक नहीं। तुम बिल्डिंग से कूदो।
ऑब्जर्वेटरी डायरेक्टर की रिपोर्ट सही है। इसकी कल्प्रिट किलिंग डिसऑर्डर तभी चालू होती है जब कल्प्रिट सामने आ जाए। ऐसे कि इसकी घिनौनी चालों को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन विंटर रॉन के आदेशों को पालन नहीं करता और वो खुद की मर्जी से यहाँ से कूदने वाला था। धमाके के कारण रॉन होश में आ चुका था। साथ ही वो विंटर से कहता है, मुझे परेशानी में छोड़कर भागने में काफी गर्व महसूस हो रहा होगा ना तुम्हें? क्या वहाँ से रॉन तुम्हें दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा? लेकिन ये देखकर मिलो कहता है, गलत, तुम हो वो जिसे दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा विंटर। हम नाकाम इंसानों को कभी माफ नहीं करते। हालांकि मुझे तुमसे काफी ज्यादा उम्मीदें थी विंटर। विंटर को गोली मारी जाती है और अपराधी लिफ्ट से भाग चुका था जिसे रॉन नहीं देख पाता, लेकिन उसकी लाश को पुलिस ऑफिसर्स अपने साथ लेकर जाते हैं। मामले के शांत होने के बाद अमेमी आईसीकी को बता दिया तीसरे हैकर ने सुसाइड कर लिया और साथ ही कामोसामा के कैफे में काम करने वाले वर्कर ने हमारी जान बचाई दी। स्पेस को तो रॉन की संगत लगती जा रही, आखिर ऐसा बहाना कौन बनाता है? हालांकि मुर्दाघर में विंटर की लाश देखने के बाद आईसीकी को काफी बड़ा झटका लगता है, क्योंकि लाश को पहले ही बदला जा चुका था। रॉन का अंदाजा कह रहा था जरूर से लाश को बीच हवा में बदला गया होगा, जो कि हाउस ऑफ एम के लिए कोई बड़ा काम नहीं है। हालांकि 5 सेकंड के अंदर ये काम करना वाकई काबिल तारीफ है। स्पेस ने कम्युनिकेशन को हैक करके ये पता लगाया था उस एजेंट का नाम विंटर है। रॉन का मानना था जरूर से ये कोड नेम होगा, लेकिन जिस व्यक्ति के बारे में विंटर बातें कर रहा था ब्रदर, जरूर से ये किन्होंने काम करने वाले व्यक्ति को अंदाजा लग चुका था मैं उसके कामों में रुकावट बन सकता हूँ, जिस कारण मेरे डिटेक्टिव के काम को छुड़वा देने के अलावा ये निशान दिया गया जो कि मुझे पूरी जिंदगी पछतावा देगा, लेकिन मैं उसे अब कभी छोड़ने नहीं वाला हूँ। वही मिलो को जानकारी दी जा रही है। शिबुया में फैली पूरी बसर को संभाल लिया गया और हाउस ऑफ एम की कोई भी जानकारी बाहर नहीं निकली है। हालांकि विंटर की कंडीशन काफी ज्यादा खराब है, वो भी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। मिलो ऑर्डर देता है उस किलर को मारने का जो कि विंटर को मार पाने में नाकामयाब हुआ था। हमारे नए फैमिली मेंबर के लिए ये एक चेतावनी होगी।